आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये। एक तरह से इससे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, वो तो जस्ट हेल्प थी, ये मानकर चलो, कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं? जैसे एग्जांपल तो हम सब जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम, है ना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होते ही हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, है ना, वो भौतिक राशियां, वो राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल दुनिया भर के आपके सामने है, मास, लेंथ, टाइम और ये सब। ठीक है। हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं बेटा, है ना। एक उसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, लिखिए, वो राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। वो राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities. Quantities which can be measured are called physical quantities. वो राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण लिख लो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, है ना। हिंदी में लिख लो द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, इन सब का हम मापन कर सकते हैं, इन्हें मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब। बच्चों हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना, m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब 10 तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, संख्यात्मक मान, और किलोग्राम हो गया इसका मात्रक। तो बच्चों हर भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, एक उसका संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो नीचे लिखो इस बात को, एग्जांपल बाद में लिखना। देखो, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर 2 यूनिट। पहला है संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक। दूसरा है मात्रक बेटा। इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हम उस भौतिक राशि का चिन्ह लिखते हैं, जैसे मास को m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते हैं, है ना, ऐसे। और इसके दो पार्ट होते हैं n और u। n न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान, और u उसका मात्रक। हाँ बेटा, ओके, मैंने चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया था, अब दिया है। इंग्लिश में आवाज नहीं आ रहा राहुल बेटा, बाकी बच्चों को भी आवाज नहीं आ रहा क्या? नो सर, आ रहे हैं। आ रहा है सर, आ रहे सर। आप बोलो मत, चैट बॉक्स में लिखो, है ना, बोलो मत प्लीज। बोलने से तो कुछ भी समझ में नहीं आता हमें।
ठीक है, ओके, आ रहा है, गुड। और इंग्लिश में मैं बोल ही रहा हूं बेटा, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स टू पार्ट्स, वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज यूनिट। n संख्यात्मक मान है और u उसका मात्रक है। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, तो 10 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और केजी किलोग्राम उसका यूनिट हो गया। बच्चों अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर देते हैं, यूनिट बदल दें, अगर मीटर को सेंटीमीटर लिख दूं, क्या बोलो सर, स्क्रीन ब्लैक ही है क्या? अरे मैं नहीं, इसको व्हाइट कर सकता हूं, पर आपकी है ना आंखों पर एकदम से बहुत ज्यादा लाइट आएगी। ये लो, अब बताओ ये सही है? नो सर, ब्लैक ही रहने दो। नो सर, सर, ब्लैक ही अच्छा है, सर ब्लैक पहले वाले ही रहने दीजिए। पड़ेगा आंखों पर बेटा, ब्लैक बेटर है, ओके। इससे स्ट्रेन पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूं, ये बेटर है, इसमें आंखों पर जोर कम पड़ेगा। तो बच्चा अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज कर दें, जैसे किसी बॉडी की लेंथ अगर 2 मीटर है और मैं इसको लिखना चाहूं सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं 2 मीटर जो होता है वो 200 सेंटीमीटर होता है, 200 सेंटीमीटर होता है। तो आपने इधर मात्रक बदला, यानी कि यूनिट चेंज की, तो बच्चों उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अरे लेकिन लेंथ थोड़ी ना बदली है उस क्वांटिटी की, बेचारा लंबा तो 2 मीटर ही है ना वो, चाहे मीटर में लिख लो या सेंटीमीटर में लिख लो। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने, सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? यहां पर मैं एक अच्छी सी बात बताने जा रहा हूं बेटा। नीट में अल्फाबेट कितने आते हैं आप शायद समझ जाओगे मैं जो आपको कहना चाहता हूं। अल्फाबेट कितने आते हैं? अभी कोई पूछता है कि ए के बाद बी आएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट? नहीं पूछता, लेकिन अल्फाबेट हमारे काम आ रहे हैं ना, समझो। मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी उस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा बचपन में हमने टेबल याद की थी, है ना? क्या बोलते हैं? पहाड़े, पहाड़े बोलते हैं ना उसे हिंदी में। तो हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 पढ़ा था। अब तो नहीं आती टेबल, लेकिन वो 2 की टेबल काम आती है, एग्जाम में आए या ना आए। बच्चों मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, यूनिट एंड डायमेंशन, ये बेसिकली ऐसे चैप्टर हैं जिनसे नीट में अगर हम देखें तो पूरे 45 क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 45। आप एक भी क्वेश्चन बता दो जिसमें आप यूनिट काम में नहीं लोगे। इसलिए बेटा इन चैप्टर्स को इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि डायरेक्ट इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, बल्कि हम लोग फिजिक्स वाले कभी ऐसा बोलते ही नहीं है। बल्कि आप एक बात देखो, हम लोग एक विमीय गति पढ़ेंगे, थोड़ी देर मुझे सुनना बेटा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए मैसेजेस। इन्हीं गलतियों की वजह से हमारा सब्जेक्ट कमजोर होता है। हम लोग एक विमीय गति पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, वहां पर ये काम आएगा। ओके, अब सुनना। अब हो सकता है नीट में इससे कोई क्वेश्चन ना पूछे, बिल्कुल नहीं पूछे, लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, उसमें एक आवेशित कण को छोड़ दिया, उसका मैं मास दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दूंगा और पूछूंगा यार ये 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ। अब देखने में ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा काम तो इसमें ये आने वाला है ना, गति का दूसरा समीकरण। हमारे फिजिक्स में चैप्टर इतने लिंक होते हैं, आप कह ही नहीं सकते कि क्वेश्चन हम किस चैप्टर का माने।
अब आप इस क्वेश्चन को एक आवेशित कण का विस्थापन पूछा है तो देखने में तो आप पहले उसका त्वरण निकालोगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? QE/m। एक्सेलरेशन त्वरण होता है ना बल बटा द्रव्यमान, और एक आवेशित कण पर कितना बल लगता है? QE। तो QE/m, और फिर एक्सेलरेशन त्वरण निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो कहने को ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का हो गया, पर इसमें काम तो गति का दूसरा समीकरण आ रहा है बेटा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार गति के समीकरणों के तो क्वेश्चन नहीं आते, कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो अपनी बात को मैं एंड करूंगा ये बोलकर कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, वैसे डायरेक्ट भी बहुत सारे आते हैं, डायमेंशन खूब पूछता है, जमकर डायमेंशन पूछता है, हर 1-2 साल में एक डायमेंशन पूछ ही लेता है। तो बच्चों हमारे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, पर इससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए ना तो भी ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चैप्टर है, इसलिए आप टेंशन मत लो। और बेटा मैं आपकी है ना ये हैबिट धीरे धीरे चेंज करना चाहता हूँ यार। इस चैप्टर से तो सर्कुलर मोशन से तो क्वेश्चन ही नहीं आते। मान लो सर्कुलर मोशन से पिछले 5 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब बच्चा क्या सर्कुलर मोशन छोड़ देगा? आप छोड़ दो, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए या ना आए। मान एग्जांपल दिया है, मैं मना नहीं कर रहा कि सर्कुलर मोशन से बेटा म्यूट रखो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन सर्कुलर मोशन कहीं भी काम आ सकता है दूसरे चैप्टर में। अगर हमने ये नहीं पढ़ा नहीं सीखा तो वो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो बस इतना सा मैसेज है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। तो टेंशन मत लो बेटा, आपने क्वेश्चन गलत नहीं पूछा, अक्सर बच्चे पूछते हैं, लेकिन मैं इनका जवाब थोड़ा सा अलग ढंग से देता हूं। और मुझे लग रहा है ये स्क्रीन फिक्स हो गया, एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा, है ना। वापस चालू करते हैं। OneNote, ये है माइक्रोसॉफ्ट OneNote। ये स्क्रीन शेयरिंग किया है ना, चैट बॉक्स भी वापस खोल लेते हैं, सब कुछ हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल दें, मीटर को सेंटीमीटर कर दें, तो उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। पहले 2 था, अब 200 हो गया, 200 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मात्रक बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, लेकिन बेटा उस बॉडी की लंबाई तो उतनी रही ना, हमारे सेंटीमीटर करने से बड़ा थोड़ी ना हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की लेंथ सेम रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ वी चेंज यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी then its numerical value also changes but the physical quantity remain same। यदि हम किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल दे तो उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, परंतु भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जितना पहले थी उतना ही रहेगी। तो इस बात को लिखो, आप लिखो, यदि भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित कर दें तो उसका संख्यात्मक मान बदल जाता है, परंतु भौतिक राशि समान रहती है। If we change the unit of physical quantity, then its numerical value also changes, but physical quantity remains same। इसलिए हम कह सकते हैं N1U1 बराबर N2U2 होगा। तो अगर आप U चेंज करोगे तो N भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। हिंदी में और बोलिए। हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फंस जाता हूँ, वो फ्लो एक बार इंग्लिश में चला गया तो पूरा इंग्लिश में चला जाता है, और अगर मैं हिंदी में बोलने लग गया तो पूरा हिंदी में चला जाता है। तो बच्चों अगर हम मात्रक को बदलेंगे तो संख्यात्मक मान भी बदलेगा, लेकिन उनका गुणनफल, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल सेम रहेगा। इसलिए N1U1 बराबर N2U2 आएगा। नीचे ये लिख लो, N1U1 बराबर N2U2। छोटी छोटी चीजें और सिखानी है बेटा आपको, और ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा आप बताओ, हाँ बहुत सारे मात्रकों से पहले हम उपसर्ग लगाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जानते हो ना, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स।
तो उपसर्ग लगाते हैं। जैसे आपने कितनी जगह देखा होगा, मीटर से पहले हम किलो लगा देते हैं, मीटर से पहले हम मिली लगा देते हैं, मिलीमीटर, है ना। और आपने देखा होगा जैसे कुलाम है, कुलाम से पहले माइक्रो लगा देते हैं, माइक्रो कुलाम बन जाता है। और बड़ी यूनिट में देखा होगा जैसे वाट से पहले मेगा लगा देते हैं तो मेगा वाट बन जाता है। तो बच्चों ये किलो, मिली, माइक्रो, मेगा, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रकों का उपसर्ग। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स लिखाने जा रहा हूं और ये याद करने हैं, सुन लेना। तो छोटी सी हेडिंग लिख लो, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों के उपसर्ग, उपसर्ग। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों मात्रकों को छोटा और बड़ा करने के काम आते हैं। मान लो संख्या बहुत छोटी है तो उसको माइक्रो में, मिली में, नैनो में लिख देंगे, और संख्या बहुत बड़ी है तो उसे किलो में, मेगा में ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स लिखाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो अब आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग का फायदा दिखाता हूं। ये देखो, मुझे लिखना नहीं पड़ा, अब इसको बड़ा कर देता हूं। तो बच्चों ऐसा एक टेबल आप बना लो। अब अच्छा दिख रहा होगा। एक तरफ जितने भी उपसर्ग होते हैं ना, ये प्रीफिक्स होते हैं। ये प्रीफिक्स बेटा 10 का पावर होता है, घात, पावर ऑफ 10। 10 की घात 1 को हम डेका लिखते हैं, 10 की घात 2 को हम हेक्टा लिखते हैं, हेक्टो लिखते हैं, 10 की घात 3 को हम किलो लिखते हैं, 10 की घात 6 मेगा होता है, 10 की घात 9 गीगा होता है, 10 की घात 12 टेरा होता है। ये सब याद करने हैं। इनमें से बहुत सारे तो आप जानते होंगे और बहुत सारे आप नहीं जानते होंगे। तो जो आप नहीं जानते हैं उन्हें भी याद करो। जैसे मैं बताऊं आप किनको जानते हैं। एक तो आप इसको जानते हैं, किलो बहुत फेमस है, सेंटी बहुत फेमस है, मिली बहुत फेमस है, माइक्रो भी काफी फेमस है, नैनो भी काफी फेमस है। तो इसके अलावा शायद आपको बाकी कम पता हो, लेकिन सबको लिखना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये टेबल बनाओ आराम से, ऐसे के ऐसे कॉपी कर लो इस टेबल को। प्रीफिक्स, पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स और सिंबल, फिर अगेन पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स एंड सिंबल। हिंदी में लिखेंगे बेटा 10 की घात, है ना, ये हो गई 10 की घात, ये हो गया उपसर्ग, और ये हो गया उपसर्ग का चिन्ह। हर उपसर्ग एक चिन्ह से लिखते हैं, 10 की घात, उपसर्ग और चिन्ह। बेटा इनकी हिंदी नहीं होगी, ध्यान रखना है ना, ये इंग्लिश में ही रहेंगे। तो 10 की घात 1 डेका कहलाता है, उसका चिन्ह होता है डीए। 10 की घात 2 हेक्टा कहलाता है, इसका चिन्ह होता है स्मॉल एच। ऐसे सारे लिख लो ये। बच्चों है ना, ये कैपिटल एम कैपिटल जी ही लिखना, इसको स्मॉल एम मत कर देना। स्मॉल एम मिली होता है, कैपिटल एम, ये देखो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे पी, कैपिटल पी अलग होता है, स्मॉल पी अलग होता है, तो मिलाना मत। जहां कैपिटल है वहां कैपिटल लिखो, जहां स्मॉल है वहां स्मॉल लिखो, है ना। पूरा डन भी हो गया। रजनी बड़ी जल्दी कॉपी कर लिया, या स्क्रीनशॉट लेकर काम चला लिया। बेटा है ना, मैं चाहता हूं आप लोग लिखो, हर चीज का स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको याद नहीं होगा, लिखोगे तो इस बहाने से याद हो जाएगा और गलतियों का पता लगेगा। हो सकता है कोई गलती मिल जाए।
वेरी गुड, लिखते रहो। चलो डन हो गया है ना। ओके बच्चों, एक दो बातें और। हम इन प्रीफिक्स को यूज कैसे करते हैं अभी ये बताता हूँ, इन उपसर्गों को कैसे यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.6 गुना 10 की घात -1 गुना 10 की घात -18। -19 को मैंने -1 और -18 में तोड़ लिया। अब 1.6 गुना 10 की घात -1, इन दोनों को मिलाकर मैंने लिख दिया 0.16। और बच्चों ये 10 की घात -18 ऊपर देखकर बताओ कौन सा प्रीफिक्स है ये? बोलना नहीं है, लिखना है। एटो है, और एटो का चिन्ह क्या है? ए। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं एसी। अब देखो एसी देखने में कितना बुरा लगता है ना यार, अल्टरनेटिंग करंट लगता है, ऐसा एयर कंडीशनर लगता है। लेकिन बच्चों ये एसी का मतलब है एटो कूलाम। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 0.16 एटो कूलाम होता है। ठीक है बेटा? हाँ वेरी गुड, सब बच्चों ने एटो लिखा, अच्छा है, इससे आपकी एक्टिविटी बनी रहती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.16 एटो कूलाम। अगर मैं है ना कभी अलग से लिखकर दे देता किसी कण का आवेश 2 एसी है, तो आप तो पागल चक्कर में आ जाते यार, ये आवेश को एसी में कब से लिखने लग गए। तो बेटा 2 एसी का मतलब एक्चुअली है 2 एटो कूलाम, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम पहचानते ही नहीं है, आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं इसी आवेश को आप बताओ कितना आएगा। अब ये एफ सी आप पहचानो, एफ सी क्या है, ऊपर टेबल में देखो स्मॉल एफ क्या है, और बताओ यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो एफ सी मतलब बेटा फेम्टो कूलाम, फेम्टो कूलाम में कितना आएगा। नहीं, एफ का मतलब मत लिखो, वैल्यू बताओ यहां वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। हाँ लिखते जाओ। कविता ने लिखा है 0.15। बेटा 5 तो आ ही नहीं सकता, 6 का फिगर तो आएगा ही, 1.6 है ना। रजनी ने लिखा है 0.0016, 0.0016। कल्पना ने 10⁻⁻15। बेटा वो तो फेम्टो की वैल्यू बता रहे हो आप, मैंने ये पूछा फेम्टो कूलाम लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश का संख्यात्मक मान कितना आएगा। मैं फेम्टो की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आप सब लोग फेम्टो की वैल्यू बता रहे हो मुझे। तेजेंद्र कह रहा है 1.6 गुना 10 की घात -4। हाँ तो ये 0.0016 नहीं, ये भी अलग हो गया वैल्यू। आप बहुत सारे लोग फेम्टो बता रहे हो, फेम्टो नहीं जानना मुझे। 0.000016 FC। मुकेश दुर्गेश कह रहा है 0.00016, 3 जीरो है 16 से पहले, मुकेश के 4 जीरो हैं, और ऊपर तेजेंद्र के हैं 1.6 10⁻⁻4, यानी कि उसके 5 जीरो आ गए। चलो सारे आंसर बोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब आप मिला लो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब आप मिलाओ
देखो बेटा, इसको ऐसे लिखो ना, आपको फेम्टो में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 गुना 10 की घात -19 को -4 और -15 में तोड़ दो। -19 को मैंने -4 और -15 में तोड़ दिया। अब -15 तो बन जाएगा फेम्टो और ये बन जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -4 है। कितनी जीरो आएगी? 1, 2, 3 और 16। सही लिखा है मैंने? 16 गुना 10 की घात -5 हो जाएगा ना, तो ये सही लिखा है। और 10 की घात -15 कितना हो जाएगा? F, फेम्टो। तो जिस भी बच्चे ने ये लिखा है या ये लिखा है ना, एक जने ने ये भी लिखा है, वो भी सही है। 1.6 गुना 10 की घात -4 लिखा है तो भी सही है, और 0.00016 लिखा है तो भी सही है। हाँ, भाव्य का सही है, रवि का सही है, और भगवती का सही है, देवांशी का सही है, दीपक का सही है, राहुल का सही है। सूर्यकांत बेटा, आपका एक 0 का मिस्टेक आ गया है ना? हाँ, ऐसे सही करो। और अमित का भी सही है, 0.16 गुना 10 की घात -3। हाँ, फुलेश्वर का सही है, जतेंद्र का सही है। 0.16 गुना 10 की घात -3 लिखने वाला होगा राहुल, तुमने थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन ठीक है, तुम्हारा आंसर ठीक है। दीपक का सही है। चलो, ओके बेटा, वेरी गुड। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी हम दो उपसर्गों को एक साथ काम में नहीं लेते। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगेगा मतलब ये डायरेक्ट काम आया ना आए, लेकिन बहुत है इंपॉर्टेंट। दो उपसर्ग कभी एक साथ काम में नहीं लोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इधर देखो बेटा, 1.6 10 की घात -1, 10 की घात -3 और 10 की घात -15। देखना, पूरा 19 हो गया ना, पावर 19 हो गई ना, -19। अब एक बच्चे ने कहा सर इन दोनों को मिलाकर मैं लिख देता हूं 0.16। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की घात -3 जो होता है वो होता है मिली, है ना? 10 की घात -3 कितना होता है? मिली। और 10 की घात -15 होता है फेम्टो। तो सर ये हो गया MFC। MFC ऐसे नहीं लिखते। तो बच्चों, एक साथ दो उपसर्ग कभी काम में नहीं लेते। एक बार में एक ही उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स काम आएगा। वी कैन नॉट यूज टू प्रीफिक्सेस टुगेदर। एक साथ काम नहीं आते हमेशा। अगर किलो लगा दिया तो आगे और कुछ नहीं लगेगा, फिर सेंटी माइक्रो नहीं लग सकता। तो ये बात फिजिक्स के रूल्स के अंदर आती है, ध्यान रखना इन बातों को। दो प्रीफिक्स कभी हम एक साथ काम में नहीं ले सकते, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करके बताओ बच्चों। हमारे कमरा जो है, मान लो हमारे कमरा है हमारा, उसमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो आपको दे दी। मान लो 5 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर ऊंचाई है एक कमरे की। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो इसका आयतन जो है वो निकालना है, तो मीटर क्यूब में तो आप आसानी से बता दोगे। मैंने ये पूछा है इस कमरे का आयतन, इस कमरे का आयतन डेकामीटर क्यूब में बताओ। जैसे होता है ना सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ऐसे ही डेकामीटर क्यूब भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो हमसे कहा है इस कमरे का आयतन डेकामीटर क्यूब में बताओ। तो चलो निकालो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम इन डेकामीटर क्यूब। हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है, और यूनिट काम में लेनी है डेकामीटर क्यूब। बच्चों एक चीज और बताता हूं, इसको करने से पहले सुन लो। जैसे हम है ना सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो क्यूब मीटर के ऊपर लगाया है, लेकिन होने को ये पूरा होल क्यूब होता है सेंटीमीटर का। जैसे मिलीमीटर स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर हमने एम के ऊपर लगाया, एक्चुअल में ये mm का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह मैं डेकामीटर क्यूब लिख रहा हूं, तो ये डेकामीटर का होल क्यूब है। अब बताओ हमारे कमरे का आयतन कितना आएगा?
आराम से निकालो। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी लिख दिया, लेकिन मैं अभी आंसर बोल नहीं रहा, एक बार बच्चों को कैलकुलेट करने दो। टिल्लू कह रहा है 600 आएगा, जतेंद्र कह रहा है 6 आएगा, रजनी बोल रही है 600 आएगा, जतिन ने दोबारा 6 लिखा, राहुल भी 6 बोल रहा है, नीरज 600 बोल रहा है, दो कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 600 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप में से कोई तो गलत है पक्का। देखो 6 और 600 दमादम आंसर आ रहे हैं। 600 वाले। कोई बात नहीं बेटा, वो तो आप लिख दोगे तो भी समझ जाऊंगा मैं। 6, 600, मानसी 600, भगवती 6, कमलेश कुमार 6, दीप्ति 6। चलो मैं निकालता हूं बेटा, तभी फैसला हो पाएगा। देखो ऐसे करते हैं, कमरे का आयतन पहले हम मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। 5 गुणा 4 गुणा 3 कितना हुआ? 5 चौके 20 और 20 दिया 60। तो बच्चों मीटर क्यूब में तो कमरे का आयतन 60 आ गया, ठीक है। अब इसे डेकामीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें? ऐसे करो, अलग से लिखो। बच्चों 1 डेकामीटर कितना होता है? 10 मीटर। करेक्ट, ऊपर देख लो, टेबल देखो, डेका 10⁻1 है, 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर। तुम दोनों तरफ का होल क्यूब कर दो, तो 1 डेकामीटर क्यूब कितना होगा? दोनों तरफ का होल क्यूब कर रहे हो तो 10 की घात 3 आएगा ना, और यहां मीटर क्यूब आएगा। अब एक मिनट, उल्टा लिखो, यानी कि 1 मीटर क्यूब कितना होगा? ये 10 की घात 3 को इधर ले आओ, तो ये 10 की घात -3 बन जाएगा, डेकामीटर क्यूब। अब दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 मीटर क्यूब कितना हो गया? 60 गुणा 10 की घात -3 डेकामीटर क्यूब। और बच्चों यही तो हमारे कमरे का आयतन था, 60 मीटर क्यूब। तो हमारे कमरे का आयतन आ गया 60 गुणा 10 की घात -3, यानी कि 0.06। बेटा ये तो किसी का भी सही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। कहां फंस गए आप लोग? मैंने बताया ना, डेकामीटर क्यूब का मतलब डेकामीटर का होल क्यूब होता है। अब देखो अपनी गलती ढूंढो, कहां फंस गए हम। गलती मिली, क्या से क्या हो गया? हाँ जतेंद्र, ऐसे ही होता है, बहुत मजेदार चीजें आएंगी यार फिजिक्स में। अपन कई जगह तो ऐसा लगेगा यार उल्लू बन गए। तो बेटा 0.06 इसे कॉपी कर लो। क्वेश्चन आपका था, एक कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो कमरे का आयतन डेकामीटर क्यूब में निकालना है। सर हाँ बेटा, 1 टाइम और रिपीट कीजिए ना प्लीज। ये पूरी कैलकुलेशन को रिपीट करना है। चलो मैं कर देता हूँ ना बेटा, म्यूट कर लो, आप लिख कर बोलो तो समझ में भी अच्छा आएगा, है ना, मैं पढ़ लूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फिजिक्स। हाँ बेटा वो तो है, पर फिर भी कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करनी चाहिए। तो दोबारा समझो एक बार बच्चों, दोबारा ही समझाना है तो मैं लिख भी दोबारा देता हूं, हो सकता है एक आध स्टेप चेंज हो जाए। देखो आपको मीटर को डेकामीटर में बदलना है। हम जानते हैं 1 डेकामीटर 10 मीटर होता है, ये तो याद करना पड़ेगा। उल्टा लिखो तो 1 मीटर कितना होगा? ये होगा 0.1 डेकामीटर। अब दोनों साइड का होल क्यूब कर दो, होल क्यूब। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बेटा सुनो, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा तुरंत एक बार बाहर जाकर अंदर आ जाओ, दिखने लग जाएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, कई बच्चों के साथ होता है। तुरंत एक बार क्लास के बाहर जाओ और वापस अंदर आ जाओ तुरंत।
अब दोनों तरफ का होल क्यूब करो तो 1 मीटर क्यूब बेटा 0.1 का होल क्यूब कितना होगा? 0.1 का होल क्यूब होगा 0.001 और डेकामीटर का होल क्यूब होगा डेकामीटर क्यूब। होल क्यूब तो कर ही लेंगे ना हम। अब दोनों साइड आप कर दो मल्टीप्लाई 60 से, क्योंकि हमारा आयतन जो है वो 60 है मीटर क्यूब में, तो इधर 60 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों 60 मीटर क्यूब की वैल्यू तो मुझे कन्वर्ट करनी थी, तो इसको मैं v लिख देता हूं और 60 गुणा 0.001 कितना आएगा? 0.06। ये वापस से वही आंसर आ गया। अब ये डेसिमल को संभालना तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि 0.001 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा। यहां पर मैं थोड़ी ना हर जगह हेल्प करूंगा आपकी छोटी छोटी जगह। ठीक है, चलो सब सीख जाओगे बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा अलग अलग टाइप का है, मजा आएगा। पहले उसे लिख लो, है ना। हाँ, एक और लिखो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना पड़ेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। लिखो, यदि लंबाई का मात्रक मीटर की जगह, यदि लंबाई का मात्रक मीटर की जगह 0.1 मीटर कर दें, मीटर की जगह 0.1 मीटर कर दें तो 500 मीटर क्यूब आयतन, 500 मीटर क्यूब आयतन का संख्यात्मक मान कितना होगा? 500 मीटर क्यूब आयतन का संख्यात्मक मान कितना होगा? अब इंग्लिश में बोल रहा हूं। इफ यूनिट ऑफ लेंथ becomes 0.1 meter instead of 1 meter, if unit of length becomes 0.1 meter instead of 1 meter, instead of 1 meter, then what will be the numerical value? Then what will be the numerical value of volume? Numerical value of the volume 500 meter cube, 500 meter cube। बच्चों, अगर हम तीनों टीचर्स इसी तरह स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू पढ़ाना चाहें तो आप लोग कंफर्टेबल हो ना? अभी हिंदी में क्वेश्चन रिपीट करूंगा बेटा। ओके, यस यस यस, डिस्कनेक्ट हो गया था। वेरी कंफर्टेबल, ओके ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं बेटा, है ना। नए डिवाइस भी कुछ परचेज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब यस सर, नो सर, कल्पना नो बोल रही है बेटा। ओके, एक बच्चे का नो आया है, बायो में नहीं। ओके ओके ओके, वेरी स्ट्रेंज आंसर। ऐसा क्यों बेटा, बायो में नहीं और फिजिक्स केमिस्ट्री में चलेगा क्यों? अनम्यूट करके बोलकर बताओ। केमिस्ट्री में दिक्कत होगी सर। अच्छा, हाँ बताओ, बायो में क्या प्रॉब्लम आएगी?
डायग्राम सुधा है ना सर, तो डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी आपको, ऐसा लग रहा है। बल्कि एक फायदा भी है, बताऊं क्या फायदा है? जैसे 1 मिनट, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा हूं, तो मैंने गैल्वेनोमीटर टाइप किया गूगल पर, गैल्वेनोमीटर की बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी मेरे सामने। अब मुझे आपको इसकी वर्किंग दिखानी है या एक्चुअल पिक्चर दिखाना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, वहां से इमेज को कॉपी करूंगा और आपके यहां पेस्ट कर दूंगा। ये लो, अब ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत अच्छा कोई काम नहीं किया मैंने, लेकिन बच्चों बहुत सारी जगह इन चीजों से फायदा मिलता है ना? तो हम सब लोग फिर ये काम भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इवन अगर आपको बताना है मुझे, लॉस बेनिफिट हर चीज के होते हैं। देखो, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा हम लोगों का कम दिखता है इसमें, क्योंकि हम लोगों का फेस दिख रहा है इसके ऊपर, पूरी बॉडी नहीं दिख रही आपको, तो बॉडी लैंग्वेज की थोड़ी सी कमी हो गई, लेकिन फेस दिख रहा है तो कम से कम एक्सप्रेशंस तो आपको दिख ही जाएंगे। सर। हाँ बेटा। सर बायो में एक्चुअली डायग्राम टीचर्स स्वयं से बना के समझाते हैं तो अच्छा समझ नहीं में नहीं, आता अब है। बेटा यहाँ भी तो डायग्राम तो टीचर ही बनाएगा, यहाँ मैं ही तो लिख रहा हूँ, ये देखो ये सब। और अगर मुझे डायग्राम बनाने हैं तो मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। जैसे मान लो आपको मुझे प्रोजेक्टाइल समझाना है, तो मैं प्रोजेक्टाइल समझाना है तो यहाँ ऐसे प्रोजेक्टाइल समझाऊंगा। बेटा एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ये देखो। हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का फर्क पड़ेगा, मान लो किसी की प्रैक्टिस कम है, किसी की प्रैक्टिस ज्यादा है। चलो अभी डिस्कस और कर लेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। तो वापस आते हैं। सर पता नहीं क्यों कि बिना पढ़े कैसे बोल सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा के ही पता चला। ओके प्रियंका, ठीक है बेटा, आपका कमेंट भी सही है। तो बायो वाले सर को 1-2 क्लास लेकर देखने देते हैं हम पहले, और भी ट्राई कर लेंगे, है ना? वरना अपने पास ट्रेडिशनल मेथड है, बोर्ड तो पीछे लगा ही है, आपको दिख रहा है। अभी चौक उठाकर मैं भी पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है ना? तो चलो वापस आ जाओ। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है, ऊपर से शुरुआत कर रहा हूं मैं। ओके 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 ओके, यहां से शुरू है। दीपक ने लिखा है 0.5। दीपक, लेकिन 0.5 के आगे मीटर क्यूब नहीं लिख सकते आप, क्योंकि मैंने यूनिट बदल दी है बेटा। मीटर क्यूब ही लिखना है तो 500 ही आएगा ना, फिर तो बदलेगा क्यों? मीटर क्यूब में तो 500 ही आएगा। और जतेंद्र ने भी यही लिखा है ऊपर, 0.5 मीटर क्यूब। तो आप मीटर क्यूब मत लिखो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। मात्रक तो हमने बदल दिया, यूनिट तो हमने चेंज कर दी। अब आप उसको मीटर थोड़ी ना लिख पाओगे। सब बच्चों ने 0.5 लिखा है, लेकिन आगे मीटर क्यूब हटा दो, सिर्फ 0.5 लिखो, मैं करके बताता हूं आपको, है ना? बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया था, जब भी हम यूनिट को बदलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, लेकिन भौतिक राशि नहीं बदलती। यानी कि n1u1 बराबर n2u2 रहता है। टिल्लू बोल रहा है 5 लाख, देखता हूं अभी। तो n1u1 बराबर n2u2 होगा, ठीक है। अब हमारा n1 कितना था? 500। u1 क्या था? मीटर क्यूब। n2 मुझे निकालना है, n2 निकालना है ना। और u2 क्या है? अब मेरा मात्रक है हाफ मीटर, और चूंकि आयतन है इसलिए होल क्यूब करूंगा। बेटा मैंने जो लंबाई का नया मात्रक दिया है, मैंने जो लेंथ की नई यूनिट आपको दी है, वो है हाफ मीटर। ओह सॉरी सॉरी, 0.1, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। क्या है? 0.1 मीटर। वैसे हाफ वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता। तो यहां पर 0.1 लिखना पड़ेगा, नई यूनिट है, और क्यूब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आयतन है। बस सॉल्व कर लो। 500 मीटर क्यूब n2 गुणा 0.1 मीटर क्यूब, तो 0.1 का होल क्यूब कितना आएगा? 0.001 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दो,
तो N2 आएगा 500 अपॉन 0.001, तो ये आएगा 5, 1, 2 और ये 3 जीरो और ऊपर जाएंगे। और उसने सही बोला 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, टिल्लू का सही है, वेरी गुड। 5 गुना 10 की घात 5, ये आएगा हमारा नया आंसर। अब देखो, आप फिर सारे लोग गच्चा खा गए ना। और बेटा मैंने इसे संख्यात्मक मान पूछा है, तो संख्यात्मक मान पूछा है तो आगे तुम मात्रक क्यों लगा रहे हो? कोई किलोमीटर लिख रहा है, कोई मीटर लिख रहा है, ऐसा नहीं करो, संख्यात्मक मान ही बताओ बस मुझे। फिर क्या से क्या हो गया? हाँ भाई जतेंद्र, आज क्या से क्या हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स शुरू हो गई बेटा आज से। कल तक तो हम गणित पढ़ रहे थे, फिजिक्स तो आज ही शुरू हुई है। चलो ये समझ में आ गया, तो बताओ, अगर मैं जो आधा मीटर लिख रहा था, अब तो खैर कर दोगे आप, तरीका पता लग गया ना। डिफिकल्ट नहीं बेटा, थोड़ा डिफरेंट है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है डिफरेंट। हम लोग अभी इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। कठिन नहीं है, चीजें आसान है, कठिन नहीं है। तो इस बार जो संख्यात्मक मान आएगा वो आएगा 5 गुना 10 की घात 5। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हो इसलिए गलती हो रही है बेटा। जब हम सीखते हैं तो गलतियां करते हैं, है ना। परफेक्ट तो बनना है, अभी हम सीख रहे हैं। लेकिन ये बताओ, सीख तो रहे हो ना, समझ में तो आ रहा है ना मेरे बताने के बाद? मेरे बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे बताने के बाद समझ में आ रहा है तो गड़बड़ नहीं है, आप सीख रहे हो। चलो अब है ना बच्चों, मात्रकों के कुछ सिस्टम होते हैं, सिस्टम है ना, वो सिस्टम पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये होता है ना 3, MKS, FPS। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, पूरा पूरा समझ आ रहा है, गुड। सीखते जाओ, बहुत सारी चीजें सीख सीख कर जाओगे तो कितना अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा, सोचो। लिखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के निकाय। निकाय क्या, सिस्टम ही लिख लो यार, हर जगह हिंदी क्या लिखना। नंबर 1, एक सिस्टम होता है MKS, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी कि इस सिस्टम में हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो इस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। फुल फॉर्म लिख लो, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा होता है CGS। CGS मतलब सेंटीमीटर। बच्चों लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा होता है FPS। F का मतलब फुट, पाउंड सेकंड और सेकंड। हाँ बेटा, लिखने की कोशिश करो, हाँ जैसे मानसी ने लिखा है, फुट पाउंड सेकंड। चौथा होता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम, या सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसे, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हाँ निकाय नहीं होता, सॉरी पद्धति होता है, मैं भी हिंदी में गड़बड़ कर गया। मात्रकों की पद्धतियां सिस्टम निकाय भी होता है, वो अलग जगह। मात्रकों की पद्धतियां,
तो एमकेएस एक पद्धति होती है, सीजीएस, एफपीएस और एसआई यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आप में से कौन बता रहा है? बोलकर बताना पड़ेगा, लिखकर नहीं। एमकेएस में और एसआई में क्या अंतर है बताओ, कौन बता रहा है? बेटा सिर्फ जिसको बोलना है वो ही अनम्यूट करे, बाकी प्लीज म्यूट कर ले, है ना? विचित्र विचित्र आवाजें आती हैं। एसआई में ग्राम होता है। नहीं, गलत। ऐसा ही मात्रक में 10 की घातों पर आधारित होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बोलो। दोनों सेम है सर। बोलने के बाद म्यूट कर लो प्लीज, बोल लो और तुरंत म्यूट कर लो, है ना? दूसरे को बोलने दो। दोनों सेम है। दोनों सेम होते तो अंतर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ तो होगा ना बेटा, फिर बनाते ही क्यों? उसी का छोटा रूप है सर। हाँ, एक मिनट, अभी किसी बच्चे ने बोला वो कुछ सही है। मैं बताता हूं, आप सुनो बच्चों। दरअसल एमकेएस सिस्टम जो होता है उसमें से 3 भौतिक राशियां होती हैं बस, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास और समय यानी कि सेकेंड। हाँ, वेरी गुड, मानसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं जो बोल रहा हूं वही लिखा उसने। एमकेएस में सिर्फ 3 भौतिक राशि होती हैं, मूल भौतिक राशियां, जबकि एसआई में 7 मूल भौतिक राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, प्रदीपन की तीव्रता हिंदी में बोलते हैं, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में नापते हैं। तो बच्चों जो 3 सेम क्वांटिटी है ना, मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय, उनके मात्रक तो एमकेएस में और सीजीएस में सेम है। बस सीजीएस नहीं, सॉरी, एसआई एमकेएस और एसआई में सेम है, लेकिन एसआई में हमने 4 भौतिक राशि और जोड़ दी, इसलिए वो एसआई कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं जो एसआई पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, वो एमकेएस पद्धति का वृहद रूप है, बड़ा रूप है, ऐसा बोल सकते हैं। एसआई सिस्टम, एसआई इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, उसका बड़ा रूप है। समझ गए? आगे मैं आपको वो 7 मूल भौतिक राशियां लिखाने वाला हूं, अभी परेशान मत हो, अभी से समझो आप। तो एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशि होती है, जबकि एमकेएस में सिर्फ 3 मूल भौतिक राशि होती है। चलो, एक तो ये अंतर बता दिया बच्चों। अब इनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अब आप लिखकर बोलेंगे, लिखेंगे मतलब बोलेंगे नहीं। मुझे बताओ, पाउंड का सिंबल आपको पता है किसको? पाउंड, जैसे किलोग्राम को केजी लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, सेकंड को एस लिखते हैं, फुट को एफटी लिखते हैं, ऐसे पाउंड का सिंबल क्या है? करेक्ट राहुल, पाउंड्स हो गया, एलबी लिखते हैं, ओनली एलबी होता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आपको ये पता है भैया 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? मीटर लिखकर बोलो, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? बारह इंच होते हैं यार, 12 मीटर थोड़ी ना होते। जतिन तू भी मजाक कर रहा है भाई, मजाक पर आगे भाई, ऐसा मत करो। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, मीटर नहीं होते। बाप रे, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो मैं इसने सही बताया है बिल्कुल। और आशीष ने बेटा 0.1 नहीं होते, तो मैं इसने सही बोला है, 0.305 बोला है। मैं थोड़ा और एक्यूरेट लिख दूंगा अभी, लेकिन उसने बहुत सही बोला है, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता ना बेटा, याद कर लेना, मरवाओगे वरना तुम एग्जाम में। हाँ भगवती, 0.3 के आसपास होता है, 3048 है ना। तो मैं इसने जो लिखा वो बिल्कुल सही था, उसने 305 लिखा, वो
48 को हम इधर 5 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि 30.48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30.48 सेंटीमीटर। इसको इधर लिख देता हूं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। दरअसल एक चीज और बताता हूं, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा। पता है साइंस में तो काम आएगा, ये डेली लाइफ में बहुत काम आएगा आपके। अब दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब 12 इंच बन गया 1 फुट, इधर 1 फुट लिख दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, 30.48। तो अगर आप कभी भूल जाओ फुट और मीटर का रिलेशन, तो इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन याद कर लो, इससे निकाल लेना। लिखते जाओ ये सारा, जो जो मैं लिख रहा हूं आप लिख लो, काम आएगा। तो 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर होता है और 0.3048 मीटर में होता है। और उल्टा करोगे ना, उल्टा 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो बेटा लगभग 2.2 आएगा। ये मैंने गलत लिखा है शायद, बिल्कुल गलत लिखा है, आप बताओ सही क्या है। ये मैंने गलत लिखा है, उल्टा करो। 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने फुट होंगे ये बताओ। अब देखता हूं तुम लोग इसको गुणा भाग सही करते हो नहीं करते। 1 मीटर में कितने फुट होंगे बताओ। उल्टा कर दो ना, 0.3048 का भाग दे दो उधर। अब भाग तो देना पड़ेगा। हाँ, टिल्लू ने सही बोला है, लगभग 3.3। वेरी गुड। बाकी लोग भी और बता दो। 3.29। भगवती ने और भी क्लोज बोला है, वेरी गुड। 3.28 आएगा बेटा, है ना। चलो लिख लो, लिखते जाओ, 3.28 आएगा। अब आ जाओ उस पर, पाउंड पर। 1 पाउंड कितने किलोग्राम होता है, याद करना पड़ेगा ये। 1 पाउंड, एलबी पाउंड है बेटा, लिख लेना, एलबी पाउंड है। ये क्या है, ये पाउंड है ना। तो 1 पाउंड कितने किलो होता है, किसको पता है? नहीं पता तो गूगल बाबा जिंदाबाद, तुम्हारे पास डिवाइस भी है। अरे वाह, जतिंद्र ने सही खोजा है। गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा को अच्छी जगह काम में लो। जतिंद्र ने सही बोला है, 454 ग्राम होता है। किलोग्राम में 0.454 किलोग्राम आ जाएगा बेटा। सब कुछ बताता है, सब कुछ, और इतनी फास्ट बताता है, सोचो। अभी पूछो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है, एक बार गूगल को बोलो, तुरंत धड़ाधड़ रिजल्ट देता है। 1 पाउंड में 454 ग्राम होते हैं, 0.454 किलोग्राम। एलबी पाउंड है ना बेटा, भगवती लिखा तो है ऊपर। एलबी क्या है, पाउंड। ये देखो, ये लिख रहा, एलबी पाउंड का चिन्ह होता है, सिंबल। और उल्टा करो, डाटा स्लो आ रहा है, हाँ हो सकता है बेटा। देखो अब आपको है ना ऑनलाइन पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, तो आप है ना धीरे धीरे कनेक्टिविटी इशू को आप सही करो। कनेक्शंस ऐसे लो जो आपको पढ़ाई में दिक्कत ना दे। अगर जियो नहीं आ रहा तो एयरटेल लेकर देखो, एयरटेल नहीं आ रहा तो जियो लेकर देखो, आपस में शिफ्ट करके देखो। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाए तो कहना ही क्या, जियो फाइबर लग जाए या और कोई ब्रॉडबैंड लग जाए तो मजा आ जाएगा बेटा। एक बार
कनेक्टिविटी इशू को सही करो, फिर आपको ऑनलाइन इतना पसंद आएगा, आप ऑफलाइन से भी शायद कहोगे सर ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो कनेक्टिविटी इशू की वजह से आ रही है। तो बच्चों 1 kg में पाउंड कितने आएंगे मैं ही बता देता हूं, 2.2 पाउंड आएंगे, ये भी नोट कर लो। करेक्ट, कविता ने सही बताया, रेणुका ने सही बताया, ये सब नोट कर लो बेटा, है ना। चलो अब लिखो मूल भौतिक राशियां। देखो मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। राहुल कह रहा है मेरा चल ही नहीं रहा। हाँ बेटा, एक बार मैंने कहा ना, इनको थोड़ा सा इशू को सही कर लो। एक बार आप घर पर बात करो पेरेंट्स से और कनेक्टिविटी इशू को सही करो, चाहे सिम बदलनी पड़े, डोंगल लेना पड़े, ब्रॉडबैंड लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पढ़ाई चलनी चाहिए अच्छे से। और इन सब चीजों में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, मैं बता दूं। अब पुराने जमाने खत्म हो गए, अब ये सब चीजें बहुत रेंज में आ जाती हैं। बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम किसी से उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि बाकी भौतिक राशियां उनसे उत्पन्न की जाती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जो कहीं से डिराइव नहीं की जा सकती, बल्कि बाकी क्वांटिटीज को उनसे डिराइव करते हैं हम। समझ गए ना? जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो एक लाइन ऐड कर लो, द फिजिकल क्वांटिटीज दोज आर इंडिपेंडेंट। अभी हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिख लो यार, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे एमबीबीएस करने जाओगे तो हिंदी में थोड़ी ना होगी एमबीबीएस, अंग्रेजी में ही होगी बेटा। मेरे को भी बहुत दिक्कत आई थी जब मैं इंजीनियरिंग में गया था। मैं हिंदी मीडियम का हूँ, ठेठ हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में करा, जुगाड़ पानी करा। चलो तो एक बार लिख लो इंग्लिश में, फिर हिंदी बोल दूंगा। द फिजिकल क्वांटिटी दोज आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड, एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड। हाँ, हिंदी में लिखो, वो भौतिक राशियां जिन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां जिन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। द क्वांटिटीज दोज आर इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी डिराइव्ड, है ना। अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं और टेबल कॉपी करो। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चलो स्क्रीन शॉट लेकर आपको पेस्ट कर देते हैं। बड़ा करता हूं, ये टेबल बनाओ। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उन 7 के मात्रक हैं और ब्रैकेट में उनके चिन्ह लिखे हुए हैं। किलोग्राम को केजी लिखते हैं, मीटर को एम, सेकंड को एस, एम्पियर को ए, केल्विन को के, कैंडेला को सीडी और मोल को मोल। 7 मूल भौतिक राशियां हैं। हिंदी में, इतना हिंदी तो तुम कर ही लोगे यार। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हिंदी कर दी मैंने। वेट और मास अलग है। यस, वेट फोर्स होता है, मास मास होता है। वेट mg होता है बेटा, फोर्स होता है फोर्स, और मास मास होता है। तो वेट और मास बिल्कुल अलग होते हैं बेटा, सेम नहीं होते। अगर आप चंद्रमा पर जाओगे आपका वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अगर हम मून पर चले जाएं तो वहां हमारा वेट कम हो जाएगा,
है ना, 60 किलो का आदमी और 10 किलोग्राम वेट दिखाई देगा, लेकिन मास सेम रहेगा हमारा। कॉपी कर लो। ओके बेटा, डन। हाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद अब लिखो बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें परेशानी मत हो, जो अच्छी चीजें आएंगी मैं खुद ही बीच में रोक कर अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद लिखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बेटा लुमिनस इंटेंसिटी अभी ऐसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी तो बता सकता हूं। लुमिनस इंटेंसिटी होता है प्रदीपन तीव्रता, है ना, प्रदीपन तीव्रता। और एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम होता है फोटोमेट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं फोटोमेट्री को? हिंदी भी भूल गया। दरअसल है ना, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके फिजिक्स में कहीं काम ही नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जिस चैप्टर में है वो चैप्टर अपने सिलेबस में है ही नहीं। अपने सिलेबस में नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं है। जेई, नीट और फलाना ढंग कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी एग्जाम में वो चैप्टर नहीं है जिसमें ये प्रदीपन तीव्रता काम आता है। इसलिए लुमिनस इंटेंसिटी को पढ़ोगे ही नहीं आप, देख लेना, कभी पूरी फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे। अरे फोटोमेट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ ना? फोटोमेट्री प्रकाशिकी बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो अलग होता है। चलो बाद में देखेंगे, छोड़ो ना, अपने है ही नहीं वो चैप्टर। तो लुमिनस इंटेंसिटी का अभी डिटेल बताना ही नहीं चाहता मैं, क्या फायदा उधर जाने से, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल तो आप जानते ही हो, केमिस्ट्री में काफी काम आता है, और बाकी ये सब फिजिक्स में काम आते ही है, यहाँ से यहाँ तक ये सब फिजिक्स में काम आते हैं अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं बता रहा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, उनको जब गुणा भाग करोगे तो नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगी। मूल भौतिक राशियों को गुणा भाग करके जो हम नई भौतिक राशि बनाते हैं वो कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे बता दो, एरिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू डेप्थ। तो बच्चों लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है मूल भौतिक राशि तो लंबाई बोलेंगे। तो 2 लंबाइयों को गुणा करने पर क्षेत्रफल बन गया, 3 लंबाइयों को गुणा करने पर आयतन बन जाएगा। तो क्षेत्रफल और आयतन ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इनको लंबाई को गुणा करके बनाया गया है। तो एक लाइन लिख लो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, द फिजिकल क्वांटिटीज those can be derived by the help of fundamental quantities। तो है ना, लिखो हिंदी में लिखो, वो भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज those can be derived by the help of fundamental quantities। अब एग्जाम्पल हम क्या दें? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? बेटा इन 7 को छोड़ दो तो बाकी सारी व्युत्पन्न ही है। मूल भौतिक राशियों को छोड़कर फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, अरे कहां तक लिखेंगे यार, सारी है, कुछ भी लिख दो।
कुछ भी लिख दो। तो बच्चों डैश 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 दुनिया भर की भौतिक राशियां सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां ही हैं, और ये हमेशा मूल भौतिक राशियों को गुणा और भाग करके प्राप्त की जाती हैं। जैसे मैंने बताया ना, अब डेंसिटी क्या होता है बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ, चलो आज जाते जाते यही पूछ लेते हैं। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। बोलकर नहीं, लिखकर बताओ, बोलकर नहीं। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है बताओ। हाँ, भगवती ने सही बोला, भाव्या ने सही बोला। मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो बेटा द्रव्यमान द्रव्यमान होता है, आयतन लंबाई से मिलकर बना है। तो जो हमारा घनत्व है, जो हमारी डेंसिटी है, वो डिराइव हो गया, मास वॉल्यूम से डिराइव कर लिया है ना। अब इसके बाद आपको है ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स और बताएं। पूरक मात्रक सुना तो होगा आपने, पूरक मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन, वो कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, उनको और थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। और उसके बाद बस फिर हम विमाई स्टार्ट कर देंगे। मात्रक इतना सा ही है, ज्यादा नहीं है।